नेपाल में जेनजीज के प्रोटेस्ट के चलते पूरी सरकार गिर गई। आज की दुनिया में सबसे बड़ी पावर सिर्फ गन्स या पॉलिटिक्स नहीं बल्कि जेनजीज की आवाज भी है। जो जेनजीज सिर्फ फोन देखना, सोशल मीडिया पर रील बनाना और इनका फेवरेट काम वेले रहना था, उसी जनरेशन ने नेपाल की पूरी सरकार गिरा दी है। नेपाल में जेनजीओ ने साबित कर दिया है कि वो फोन से सरकार हिला भी सकती हैं और सड़कों पर आकर सरकार को चैलेंज भी कर सकते हैं और अपने ही प्रधानमंत्री को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। आखिर ऐसा क्या हुआ जेनजीओ को बेड से उठकर सड़कों पर आना पड़ा? और सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, प्रधानमंत्री के घर में घुसकर वहां आग लगा दी और वहां के पार्लियामेंट को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं इन्होंने मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा। सुपरमैन वाली किक हो या फिर नंगा करके सड़कों पर पीटना, जेनजीओ ने पूरा नेपाल हिला दिया है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देने से हुआ है या फिर कोई और रीजन है? वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके वीडियो को एंड तक देखें, जहां आपको पता चलेगा नेपाल के इस पूरे इंसिडेंट का काला सच। वीडियो में हम आगे जानेंगे आखिर वो क्या रीजन था जिससे एक प्रोटेस्ट इतना भयंकर बन गया। इस प्रोटेस्ट में नेपाल के लोगों का कितना नुकसान हुआ है, क्या ये कभी इंडिया में भी हो सकता है? और एंड में सभी सरकारों के लिए एक मैसेज। हर बड़ा प्रोटेस्ट या जिसे हम धरना भी कहते हैं, उसे होने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत होती है और वही हुआ नेपाल में। वो ट्रिगर था सोशल मीडिया पर बैन लगाना। पर सवाल ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगाने से इतना बड़ा प्रोटेस्ट? आइए पहले जानते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में, ये कैसे शुरू हुआ। 25 अगस्त को नेपाल की सरकार ने कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारी सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा, पर ऐसा नहीं हुआ और 4 को नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया, जिसमें शामिल थे सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। पर टिकटॉक में इन्होंने बैन नहीं लगाया, जो कि अपने आप में ही सोचने वाली बात है। इन रिजल्ट नेपाल प्रोटेस्ट 2025 8 सितंबर 2025 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसमें ज्यादातर लोगों की उम्र 20 से 25 साल थी, ऑफ कोर्स जिन्हें हम जेनजीज बुलाते हैं। ये प्रोटेस्ट हामी नेपाल के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। ये एक नॉर्मल प्रोटेस्ट था जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में माइतीगर मंडला से नेपाल के पार्लियामेंट तक मार्च कर रहे थे। मार्च के दौरान नेपाल सरकार द्वारा मिलिट्री फोर्स और पुलिस को भी तैनात किया गया था। मिलिट्री ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए टीयर गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट तक का इस्तेमाल किया। इसी को देखते हुए प्रोटेस्टर्स और मिलिट्री के बीच में एक बड़ी जंग शुरू हो गई। वहीं प्रोटेस्टर्स ने जवाबी हमले में पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो कुछ प्रोटेस्टर्स तो पार्लियामेंट के अंदर भी घुस गए थे। इसके जवाब में नेपाल मिलिट्री फोर्स ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। नेपाल की पुलिस और मिलिट्री फोर्स ओपन फायर शुरू कर देते हैं। नेपाल के नौजवानों पर इस बारी फायर रबर बुलेट्स की नहीं बल्कि लाइव बुलेट्स की थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक प्रोटेस्ट में अब तक 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये सब देखने के बाद मानो पूरा नेपाल एकजुट हो गया हो और जो प्रोटेस्ट सिर्फ नेपाल की राजधानी में चल रहा था, अब वो पूरे नेपाल में चल रहा है। लेकिन इतने बड़े प्रोटेस्ट का सिर्फ एक यही रीजन है कि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? तो इसका जवाब है नहीं। सोशल मीडिया बैन्स, अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म, करप्शन और नेपाल की सरकार। आइए पहले समझते हैं सोशल मीडिया से नेपाल की सरकार को क्या परेशानी है। नेपाल की सरकार चाहती थी कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस नेपाल की सरकार के साथ कोऑपरेट करें, मतलब जो भी फेक न्यूज फैला रहे हैं उस पर एटलीस्ट रोक लगाई जाए। दरअसल इस सोशल मीडिया एप्स पर सरकारी मंत्रियों के बच्चे, नेपो किड्स और उनका लग्जूरियस लाइफस्टाइल एक्सपोज किया जा रहा था। पर सरकार का ऑन पेपर ये कहना था कि मिस इन्फॉर्मेशन को रोको, ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोको, पर दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि उनसे उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है। और जो सोशल मीडिया इस टाइम पर सिर्फ वीडियोस और फोटोज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी बात रखने के लिए भी यूज होता है। और वहीं सोशल मीडिया छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। पर सोचो, आपके देश में व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे ऐप को बैन कर दिया जाए तो आपके देश का हाल क्या होगा? वही हाल हुआ नेपाल का। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, क्या ये सब इंडिया में भी हो सकता है? अराउंड 377 मिलियन से 400 मिलियन तक है जस्ट इन नेपाल। इंडिया में भी यूथ एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 24 साल के इस ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफी हाई है। इंडिया में भी यूथ नेपोटिज्म वर्ड फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स और जॉब में भी फील करता है। पर इंडिया में ये सब इतना आसान नहीं है। एक सिंपल सा रीजन है, इंडिया का साइज ऑफ पॉपुलेशन नेपाल से बहुत ज्यादा है। हर स्टेट्स की अपनी पॉलिटिक्स, अपने इश्यूज हैं। एक यूनाइटेड नेशन वाइड यूथ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। और आज भी हम देखते हैं छोटे मोटे प्रोटेस्ट लाइक स्टूडेंट के एग्जाम कैंसिल होने पर, जॉब रिक्रूटमेंट डिलेज और बहुत कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट, जेनजीज का पावरफुल वेपन है सोशल मीडिया यूनिटी। अगर किसी एक इशू पर पूरी यूथ यूनाइट हो गई तो इंडिया में भी नेपाल जैसा सीन पॉसिबल है। तो सवाल ये है, क्या इंडिया का यूथ सिर्फ मीम्स बनाता रहेगा या नेपाल की तरह सिस्टम को चैलेंज भी करेगा? इस सवाल का जवाब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन पर देना। हर प्रोटेस्ट के पीछे एक सिंपल बात होती है। नेपाल के जेनजीज ने ये दिखाया है कि यूथ सिर्फ रील्स बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि वो देश के भविष्य के लिए भी स्टैंड ले सकता है। पर एक बात समझनी जरूरी है, असली ताकत तोड़ फोड़ या हिंसा में बिल्कुल नहीं है। असली ताकत है यूनाइट और क्लैरिटी ऑफ पर्पस में। अगर आवाज मिलकर उठती है तो वो बिना एक भी पत्थर फेंके सरकार के दरवाजे तक पहुंच सकती है। मेरा सरकारों से एक ही मैसेज है कि यूथ को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। इस जनरेशन को दबाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनको समझना और उनकी बात सुनना ही एक सही तरीका है। नेपाल हो या इंडिया, अगर सरकार और यूथ एक दूसरे को समझ कर चले तो ऐसा किसी भी देश में बिल्कुल भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कमेंट में जरूर बताएं कि मेरे को अपनी वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।